नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अमेरिका के राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभालने के 2 हफ्ते के भीतर ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नीतियों और बयानों से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। पहले 7 मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों पर अमेरिका में घुसने पर पाबंदी और मैक्सिको के साथ बॉर्डर पर दीवार खड़ी कर देने का फैसला और अब ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट को लेकर बयान। साथ ही ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री के साथ भी फोन पर हुई बातचीत के बाद करीब 1200 रेफ्यूजीज को लेकर बयान दिया है। और ये सब कुछ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और डिप्लोमेसी की जो एक दुनिया है उसमें काफी हद तक अप्रत्याशित है। न सिर्फ विरोधी देश बल्कि जो मित्र देश माने जाते रहे अमेरिका के, उनके साथ भी जिस तरह का सलूक डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, इससे क्या नतीजा निकलेगा? आखिर क्या वाकई दुनिया एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के लिए तैयार हो रही है? क्या आसार बन रहे हैं कि दुनिया में जो है एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा? क्या नक्शा दोबारा से देखने की जरूरत पड़ेगी? मेरे साथ कई मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ हैं भारत के पूर्व विदेश सचिव शशांक जी, स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रोफेसर क्रिस्टोफर एस राज हैं, सेंटर फॉर कैनेडियन यूएस एंड लैटिन अमेरिकन स्टडीज, जेएनयू से आते हैं। मनोज कुमार झा, वरिष्ठ पत्रकार और सीनियर फेलो ओआरएफ भी मेरे साथ जल्द जुड़ जाएंगे। और भारत के पूर्व राजदूत कई देशों में तैनात रह चुके हैं, जी पार्थसारथी, वो भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अंतर्राष्ट्रीय दुनिया पर गहरी नजर रखते हैं। शशांक जी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहती हूं, क्योंकि हम बात ये कर रहे हैं कि डिप्लोमेसी की दुनिया में जिस तरह से जो बातचीत अब तक होती है, बहुत नपी तुली बातें होती हैं और बहुत कुछ अनकहा होता है, बहुत कम कहा जाता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री से बातचीत के फौरन बाद जो है वो ट्विटर का सहारा लेकर और उन्होंने उस डील को ही, जो कि अमेरिका और यूएस के बीच बराक ओबामा के दौर में हुई थी, उसको खराब करार दिया। आपको लगता है कि क्या जिस तरह से कह रहे हैं जानकार पश्चिमी दुनिया में कि डिप्लोमेसी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को नहीं आती? नहीं, मेरे ख्याल से हार्श ट्रीटमेंट दे रहे हैं पश्चिम देश वाले, क्योंकि उन्होंने अपने एक तरीके से कंफर्टेबल कोकून सा बना लिया था जो अब नहीं चल सकता है। ट्विटर की दुनिया आ गई है, सोशल मीडिया चल रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया को ज्यादा इस्तेमाल किया है बजाय इसके कि मेन स्ट्रीम मीडिया को करे या जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज को ही लेके चले। मतलब कि एंटर्ड ए पोलिटिकल पार्टी एंड टुक लीडरशिप ऑफ दैट पार्टी एंड जो डिविजन्स थे वो सबको एक साथ कर दिया। और रिपब्लिकन्स में जो पहले काफी बेचैनी थी कि डेमोक्रेट्स ने जो है सारा दोष उनके ऊपर डाल दिया इराक का, और इस बीच में उन्होंने लीबिया कर दिया, यमन कर दिया, अफगानिस्तान में भी उन्होंने कभी कहते हैं सर्च करेंगे, कभी कहते हैं सब विड्रॉ करेंगे। तो इस तरह की बातें करके उन्होंने जो है और भी फंसा दिया, जिसको कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बी हाइव में जो है पत्थर फेंकने के वाला काम इन्होंने करा है। तो मेरे ख्याल से जैसे जैसे चेंज करने की जरूरत पड़ी थी रिपब्लिकन से डेमोक्रेटिक की 2008 में, इस बार फिर जरूरत थी और ये बात समझने की आवश्यकता है। और मेरे ख्याल से खास करके एशिया के देशों में जो कि चाहते हैं कि अगले 15-20 साल में उनकी आर्थिक प्रगति तेजी से चलती रहे और एक एशिया का नया डिफाइनिंग पार्टनरशिप होनी चाहिए देशों, वर्ल्ड के जो कंट्रीज हैं बड़े बड़े, चाहे अमेरिका है, रूस है, जो भी है। तो मेरे ख्याल से बहुत सोचने समझने की हमको जरूरत है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पॉलिसी अनाउंस कर दी है ट्विटर के हिसाब से, अपने जो उन्होंने इलेक्शन के दौरान जो प्रोमिसेस किए हैं उसको डिलीवर करा है। लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरीके से उनको आगे इम्प्लीमेंट करना है उसमें जरूरत है कि किस तरह। देखिए, एक तरफ तो उन्होंने अभी इजरायली लीडरशिप को बोला, क्या कहेंगे जो अभी ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री से उनकी बात हुई, जो रेफ्यूजी उनका पहले से ही एक अरेंजमेंट है, एक डील पहले से ही है बराक ओबामा के वक्त में, उन्होंने उसको खराब करार दे दिया। हालांकि हो ये रहा है कि फिर उन्हीं के एडमिनिस्ट्रेशन के एक ऑफिसर ने फिर उसको कुछ न कुछ एक तरह से बैलेंस करने की, एक संतुलन करने की कोशिश की और कहा कि नई डील बनी रहेगी। लेकिन ये तो नहीं पता चल रहा है कि इन 1200 से ज्यादा जो रेफ्यूजीज है उनका भविष्य क्या होगा। लेकिन ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुद समझते हैं डेमोक्रेसी को बहुत अच्छे तरीके से। अगर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के बाद में एक नई सरकार आ गई है तो वो उसमें ओबामा साहब की जो पॉलिसीज थी उसी को वो इम्प्लीमेंट करके उन पे कहना है कि नहीं वो हमारा हो चुका, आपको यू हैव टू इम्प्लीमेंट। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि दुनिया को अब डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, दुनिया वैसी नहीं चल सकती जैसे पहले चल रही थी? नहीं, करना पड़ेगा, क्योंकि जब डिसीजन वहां का अमेरिका का हो गया है कि रिफ्यूजीज को नहीं अलाउ किया जाएगा, तो इस बीच में वो उसके बाद में कहना है जैसे उन्होंने कुछ पिछली दुनिया से अचानक सोते सोते उठ के खड़े हो गए और कहना है कि साहब वो 1200 का था, आप लीजिए उनको। तो उन्होंने कहा कि हजारों का आप ये क्या देने में लगे हुए हमको, ये आपको मालूम नहीं आपने हमने क्या क्या निर्णय ले लिए वहां पर अपने देश के अंदर। तो वो तो ऐसा लगता था कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर भी डाउन अंडर में बैठे वो क्रिकेट देख रहे थे या क्या कर रहे थे, वो ध्यान से नहीं पढ़ा उन्होंने कि अमेरिका में क्या चेंजेस हुआ है।
एम्बेसडर पाठक साथी, मैं आपसे इस पर प्रतिक्रिया लेना चाहती हूं कि ये बार बार जो कहा जा रहा है, सिवाय इसके अलावा कि जिस तरह की नीतियां हमारे सामने आ रही हैं कि जिस तरह से डिप्लोमेसी अब तक देखी जाती रही दुनिया में कि दोनों देशों के बीच अंदर खानी बातचीत ज्यादा होती थी, सोशल मीडिया पे शायद आखिरी बार उस तरह से कोई प्रतिक्रिया या कोई रिफ्लेक्शन उसका नजर आता था, लेकिन जो बातचीत दरअसल 1 घंटे चलनी थी ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री के साथ, वो सिर्फ 20 मिनट के अंदर खत्म हुई और काफी जो है वो नोक झोंक जैसी हो गई। वेस्टर्न मीडिया ने नोक झोंक शब्द का इस्तेमाल किया है कि वो लड़ाई लड़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तीन लड़ाइयां पिछले 4 दिनों के अंदर उन्होंने लड़ ली हैं, ईरान से, मैक्सिको से, ऑस्ट्रेलिया से। क्या आपको लगता है कि ये सही तरीका है? क्या वाकई जिस तरह से शशांक जी कह रहे हैं कि दुनिया के बाकी देशों को और नेताओं को ये समझना होगा कि अमेरिका में अब एक नया नेता है जो पुराने जितने ट्रेडिशंस थे, जो रिवायतें थी, उनको खत्म कर देगा? देखिए, ट्रंप जैसे जो राष्ट्रपति है वो दुनिया को देखता नहीं है, उन लोगों को देखता है जिन्होंने उनको वोट दिया। और वो लोग कौन थे? वो थे वो श्वेत लोग जो दुनिया के आर्थिक एकीकरण के बाद, ग्लोबलाइजेशन के बाद बेघर हो गए थे, बेरोजगार थे, और वो करीब 30-40% हैं अमेरिका के। और जो भी ओबामा और क्लिंटन वगैरह ने अपनाया, ये अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ाया। तो पहली बात ये कि इससे नौकरियां गई अमेरिका से, उद्योग निकल गया अमेरिका से, चीन गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो लाभ मिलना था उनको, वो भारत को गया। आप कभी सिलिकॉन वैली जाइए तो आप देखेंगे कि आप नहीं पहचान पाएंगे कि क्या आप मुंबई में हैं या अमेरिका में। जहां भी हो आप भारतवासी पाएंगे। तो ये जो अनिश्चितता फैल गया है अमेरिका के श्वेत लोगों पर, जो अंतर्राष्ट्रीयकरण से उनको काफी खर्च चुकाना पड़ा, वो उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और एक तरफ से वो 9/11 के आतंकवादी हमले के बाद सांप्रदायिक भी हो गए हैं। मुस्लिम विरोधी भावनाएं आपको देखना पड़ेगा, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे कोई नेता हो इस्लामी देशों से, एक ही किस्म का रिवाज है इनका। तो सांप्रदायिकता, एक किस्म का नस्ल भेदभाव, ये है अमेरिका में। और ट्रंप जो हैं उन शक्तियों के समर्थक हैं जो बहुमत में नहीं है अमेरिका में। क्योंकि पहचाना पड़ेगा आपको कि हिलरी क्लिंटन को 30 लाख वोट ज्यादा पाने के बाद वो हार गई। तो करते क्या है ये? सबसे पहले इस्लामी देश, वो देश नहीं जहां इनके कोई बिजनेस या व्यवहार हो, सऊदी अरब नहीं, लेकिन उन देशों के खिलाफ जहां ना से ये तेल खरीदते हैं, ना उनका कोई आर्थिक प्रभाव है जी, उन पर ये बैन लगाया है। सऊदी अरब पे नहीं लगाया। दूसरी बात ये, अरबों ने काफी होशियारी से बात अपनाया है कि यमन में इन्होंने इनके राष्ट्रपति बनने के बाद एक सैनिक कार्रवाई की जी। उनको कौन मदद कर रहे थे? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी दुबई, जिनके शासक हमारे यहाँ थे गणतंत्र दिवस में। तो ये सोचना कि ये बिल्कुल सोचे समझे बिना कुछ कर रहे हैं, वो बात नहीं है। ठीक है, अगर उन्होंने कई जो भी वादाएं किए हैं उन्होंने इलेक्शन के पहले, वो कम से कम एक किस्म का दिखावट तो करेंगे कि उसे पूरा कर रहे हैं, सफल बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जब दुनिया की असलियत उनको सामने आती है, परिवर्तन आएगा। जैसे कि हमने अभी देखा है, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर को बहुत कहा, लेकिन उनको संदेश भेज दिया, भाई मैं तो ओबामा का आलोचना कर रहा था, आपके 1200 रेफ्यूजी को हम रखेंगे। जी ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण आप बात कह रहे हैं कि दरअसल जिस तरह से खासकर वेस्टर्न मीडिया का जो हिस्सा है वो जिस तरह से बता रहा है डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि ऐसे कोई दीवाना है जो राष्ट्रपति बन गया है, जो कि व्हाइट हाउस में बैठा है, उसे पता नहीं है वो क्या कर रहा है। साफ तौर पर पात्र साथी ये कह रहे हैं कि दरअसल उन्हें पता है, वो अच्छी तरह जानते हैं वो क्या कर रहे हैं, उन्हीं नीतियों पर चुन के दरअसल वो राष्ट्रपति बने हैं। तो शायद एक सेक्शन को जो लिबरल मीडिया का सेक्शन कहा जाता है, जिसको ये लगता है कि इस शख्स को, इस व्यक्ति को, जी हाँ, इस व्यक्ति को नहीं बनना था, वो दरअसल बन बैठा है। जी जी, क्या कह रहे हैं आप? मैं तो कह रहा हूं कि जो आप कह रहे हैं असलियत है। जी बिल्कुल। क्रिस्टोफर बताइए, एस्टैब्लिशमेंट अपने को लिबरल कहता है जी, जी। वो 50 साल से
जो सैनिक शासक हैं उनको मदद कर रहा है। बिल्कुल। सऊदी अरब से अच्छा संबंध रखा है। ठीक है। कौन सी लिबरल है ये? बिल्कुल। प्रोफेसर राज, ये बताइए फिलहाल कि अब ऑस्ट्रेलिया के बाद ईरान की तरफ आते हैं। चलिए, ये तो मित्र देश था ऑस्ट्रेलिया, ईरान से तो हॉस्टाइल हमेशा से रिश्ते रहे हैं, जो कि बाद के दिनों में बराक ओबामा अपनी एक लेगेसी के तौर पर छोड़ना चाहते थे। उन्होंने कहा भी कि उनके पूरे कार्यकाल का जो है सबसे बड़ा अचीवमेंट ये रहा कि वो ईरान के साथ इस तरह की कोई डील कर पाए। लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने, अब जब वो उम्मीदवार ट्रंप थे, तब उन्होंने कहा था कि ये एक ऐसा पन्ना है, एक ऐसा कागज है जिसे वो फाड़ के फेंक देना चाहते हैं। क्या वाकई उम्मीद हम ये करें, आशंका ये जाहिर करें कि ये जो डील हुई थी इसको रद्द कर देंगे डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि अभी बैलिस्टिक मिसाइल का जो टेस्ट किया है उसको लेकर जिस तरह के बयान आ रहे हैं। हालांकि ईरान ये कह रहा है कि दरअसल उस डील को खत्म नहीं करता ये टेस्ट, लेकिन उसके बावजूद भी आपको लगता है कि क्या इस तरह की कोई आशंका जाहिर हो रही है? देखिए, पहले जो ऑस्ट्रेलिया, एक तो ऑब्जर्वेशन में कहना चाहूंगा, ट्रंप इज अगेंस्ट टेररिज्म, और उसने जो कुछ अब 90 दिन तक रेफ्यूजीज नहीं लेगा, और जिस तरह से ओबामा ने एग्रीमेंट दिया है, आप देखिए इंटरनली में ओबामा केयर को खत्म कर दिया। वो ही इज नॉट बिहोल्डन टू ओबामा's डील। उसकी अपनी जो विचार है टेररिज्म खत्म करने, उन्हें 7 आइडेंटिफाइड कर लिए, और उसने ये कहा टेररिस्ट थे मुस्लिम कंट्री के बारे में नहीं, इस्लाम कंट्री के बारे में। ईरान पे आ जाते हैं, मेरे पास समय कम है, मैक्सिको वाले पे भी चर्चा करना चाहती हूँ जी। ठीक है, आप ये है इसलिए नहीं कर पाए। सो ये टेररिज्म का मामला है, विच ही इज क्लियर। दूसरा, ईरान की उसने क्रिटिसाइज किया, कैंपेन में देख सकते हैं ईरानियन डील को, न्यूक्लियर डील अमेरिका ने उनको दे दिया है। ऐसे $150 बिलियन बेनिफिट हुई है, पर आज की पेपर में कहा है कि $100 बिलियन उनकी जो ब्लॉक्ड हो गई थी फाइनेंशियल सेटअप में, वो सब रिलीज कर दिया है। सो वो सोचते हैं जो डील अमेरिका ने ईरान के साथ किया है वो ईरान को छुटकारा दे रहा है कि और न्यूक्लियर करें। देखिए, ऐसा है कि ईरान तो न्यूक्लियर करेगा ही। कौन मदद कर रहा है? नॉर्थ कोरिया कर रहा है। मिसाइल टेक्नोलॉजी कौन ट्रांसफर कर रहा है? नॉर्थ कोरिया कर रहा है। इसलिए वो मदद तो होगा, और ईरानियन के पास रिसोर्सेज तो हैं। ऑयल प्राइस अब बढ़ गई है, देखिए पहले से तो बढ़ गई है, और उनकी डिपेंडेंस नहीं है कि अमेरिका में अब। यानी आप ये कह रहे हैं कि दरअसल जो इतने दशकों बाद ईरान उस सैंक्शंस के दौर से निकला और लग रहा था एक ताजा हवा जो है वो उस पूरे खित्ते में चली गई है, और शायद दुनिया से फिर से मिल पाएगा उसी तरह से, वेस्टर्न पूरी जो दुनिया है उससे रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। अभी ऐसी कोई उम्मीद हम ना करें, बल्कि ये भी हो सकता है कि नए सैंक्शंस लगाए जाएं। देखिए, ऐसा है, रशिया जो सीरिया में इन्वॉल्व है और उसके साथ ईरान इन्वॉल्व है, ऑन ईरानियन साइड तो रशियन की साइड में, इसलिए उसने देखा इंटरनल, जैसे आप वर्ल्ड ऑर्डर देख रहे हैं वो चेंज हो रही है। उसमें हम देखते हैं कि ट्रंप और रशिया की समझौता हो सकती है, और ईरान इसको सॉल्व करना चाहता है। उसने अपनी मिसाइल फ्लाई कर ली। देखिए, कोई भी ऐसा है, हमने जो एकेडमिक्स में देखते हैं, वो पहला न्यूक्लियर नहीं छुएगा, वो काम करेगा जैसे ईरान ने करा है मिसाइल टेस्टिंग। He was just trying to see what's the reaction of America. अब ट्रंप ने तो कह दिया ये गलत है और इस डील को खत्म करो। तो क्या ये डील का वायलेशन है? डील का वायलेशन है। अच्छा, इस वायलेशन तो है, और कुछ नहीं कर पाएंगे ट्रंप, ये मैं सच कहता हूँ, क्योंकि उनको लिए भी मदद चाहिए सीरिया की सोल्यूशन के लिए। मनोज जोशी जी हमारे साथ फिलहाल जुड़ गए। मनोज जोशी, बताइए, फिलहाल हम बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया को लेकर, फिर ईरान पर आए, मैक्सिको की बात मैं आपसे करना चाहती हूँ कि इतने जो है वो गाढ़े संबंध दोनों देशों के बीच के, बॉर्डर पूरी तरीके से पोरस है, आना जाना लोगों का, लेकिन जिस दीवार की वो बात करें, जिसके लिए मैक्सिकन खुद वहां के हेड ऑफ स्टेट से वो मांग रहे थे पैसा, लेकिन वो सब कुछ इनकार कर दिया गया है। क्या आपको लगता है कि इन तीनों देशों का उदाहरण अगर हम ये देखें तो क्या जो वर्ल्ड ऑर्डर है, जो दुनिया है हमारे सामने, वो बदल जाएगी अमेरिकी राष्ट्रपति के बदल जाने के बाद? क्या इस तरह हम ये कह सकते हैं? देखिए, मेक्सिको के साथ अक्सर जो है देखा जाता है कि लोग चाहते हैं कि पड़ोसी के साथ संबंध अच्छे हों। अमेरिका की एक विशेषता थी कि उसके दो जो पड़ोसी थे, कनाडा उत्तर में और मेक्सिको दक्षिण में, उनके साथ उनकी काफी मित्रता थी। एक ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्ता किया गया था
आपस में बहुत ही घने संबंध थे। अब जिस बदतमीजी से ट्रंप ने मेक्सिको के साथ सलूक किया है, मैं समझता हूं उसका बहुत उल्टा नतीजा होगा। दीवार बनाए ना बनाए, पर मेक्सिको के साथ, मेक्सिको केवल मेक्सिको नहीं है, पर मेक्सिको मेक्सिको के मूल के लोग अमेरिका में रह रहे हैं, उन पर भी असर होगा इसका। और जहां तक इसका जो बड़ा असर जो होगा वो ये होगा, जो आम मुल्क हैं, जो अमेरिका के जो मित्र हैं, जो अमेरिका के साथ एलाइज हैं, जो मतलब मिलिट्री एलाइज हैं, वो इस बात के बारे में सोचेंगे कि क्या अमेरिका जो अपने पड़ोसी के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है, तो इस मुल्क के साथ किस हद तक हमको दोस्ती करनी चाहिए, किस हद तक जो है हमको डिपेंड करना चाहिए अमेरिका के ऊपर। ये बहुत बड़े बड़े सवाल जो हैं सामने आते हैं। अगर मिस्टर ट्रंप जो है चाहते थे कि नाफ्ता जो है, जो नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसका जो है संशोधन हो, कुछ उसमें अमेंडमेंट हो, तो वो बात सामने रखते। पर जिस तरह उन्होंने बात सामने रखी है, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही अमेरिका का जो रेपुटेशन है, उसको बहुत ही बड़ा ठेस मिला है। लेकिन मनोज जोशी पार्थसारथी जी ये भी कह रहे हैं कि दरअसल सिर्फ ऐसा नहीं है, अभी फिलहाल वो जो वादा उन्होंने किया था अपने वोटर से वो कर रहे हैं, वो निभा रहे हैं। और कई लोग मजाक में ये भी कह रहे हैं कि पहली बार जो है वो नेताओं के और चुनावी मैनिफेस्टो को लोग गंभीरता से लेना शुरू करेंगे कि 2 हफ्ते के अंदर देखिए जल्दबाजी में सारी नीतियां जो उन्होंने वादे किए थे सब अपना रहे हैं। लेकिन पार्थसारथी जी ये कह रहे हैं कि दरअसल जब उन्हें होश आएगा, वो देखेंगे कि दुनिया दरअसल किस तरह से काम करती है, तो अपनी नीतियां बदलेंगे। देखिए, कोई भी डेमोक्रेटिक मुल्क में इलेक्शन कैंपेन होता है। इलेक्शन कैंपेन में नेता बहुत कुछ बोलते हैं, पर अगर हम ये लेके चलेंगे कि जो कुछ ट्रंप ने बोला वो हम बिल्कुल ही लिटरली लकीर के फकीर उसके बनेंगे, जो कुछ उन्होंने कहा वही करेंगे, तो मैं समझता हूं कि ये तो बहुत ही बड़ी मूर्खता होगी। क्योंकि अगर हम किसी भी का भी कैंपेन देखें, कैंपेन में बहुत कुछ कहा जाता है, गाली गलौज होती है, सब कुछ। अब कुछ लोग कहते हैं कि ट्रंप ने बोला था कि हम हिलरी को गिरफ्तार करेंगे। यहाँ पंजाब में हमारा कैंपेन हो रहा है, वहां लोग एक दूसरे को गिरफ्तारी की धमकी दे रहे हैं। ऐसा जो असली दुनिया है वो ऐसे नहीं चलती है। मैं समझता हूं कि जिस तरह से ट्रंप चल रहे हैं, वो आगे जाके उनके सामने बहुत काफी बाधे आएंगे, सामने आएंगे अलायंसेस के साथ, जो उनके मित्र देश हैं, जो उनके पड़ोसी हैं, उनके सामने जो है उनको काफी तकलीफ अमेरिका को ही जो है इसको भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। शशांक जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो अमेरिका के बारे में कही जाती है कि दुनिया का सबसे महान लोकतंत्र है, वहां राष्ट्रपति ही सब कुछ तय नहीं करता। दरअसल जो लोकतांत्रिक संस्थान है, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो सिस्टम है, जो पूरा ब्यूरोक्रेसी है, दरअसल वो सब मिलकर इस लोकतंत्र को आगे बढ़ाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो नीतियां हैं, जो एक उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने वादे किए, क्या वो अपने दम पर इसे आगे ले जा पाएंगे, या वाकई हमें तैयार होना होगा एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के लिए? नहीं, तो हमको मान के चलना चाहिए कि नया वर्ल्ड ऑर्डर तो बन ही रहा है, और उसमें क्या क्या किस तरीके के पार्ट्स निकल कर आएंगे, तो सब देश अपने लिए कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका भी कोशिश कर रहा है कि जिस तरीके से एशिया के मुल्क जो है आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ऐसे में अमेरिका किस तरीके से सेंचुरी को अमेरिकन सेंचुरी रखेगा विद पार्टनरशिप विद वेरियस अदर कंट्रीज। तो अब उसमें पहले उन्होंने नाफ्टा का कोशिश करी थी, लेकिन जब देखा कि जॉब्स जा रहे हैं चीन वगैरह, तो जॉब्स मैक्सिको में भी गए हैं, कनाडा में भी जा रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने बात करी है। और अमेरिका की पॉलिसी हमको मान के चलनी चाहिए कि ओबामा साहब के टाइम पे भी बहुत सारे इरेगुलर मैक्सिकन्स को निकाला गया है, कहीं ज्यादा निकाला गया है। उतने अभी तक शायद उन्होंने निकाले नहीं है, खाली रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, अमेरिका में हमेशा से ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा कहा है कि अगर कोई अमेरिकन लॉज का वायलेशन होता है, तो अमेरिकन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस आदमी को कहीं से भी दुनिया में कहीं भी उसे पकड़ कर लेकर आए हमारे सामने। तो अगर मैक्सिको में वो कहते हैं कि अगर आपके यहाँ कोई ड्रग पेडलर्स हैं और आपकी पुलिस घबराती है या आपकी आर्मी घबराती है, तो मैं अपनी आर्मी भेज दूंगा। तो वो पॉइंट उनका ये कहने का है कि मेरा ऑब्लिगेशन है अंडर द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और अमेरिकन जुडिशियल प्रोसेसेस
कि जो भी कोई वायलेट करेगा हमारे लॉज को, लेकिन एट द सेम टाइम America being a democracy and their institutions are there, so they can employ American lawyers and fight their case in the American judiciary. तो वो possible है. लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये चूंकि ट्रम्प साहब जो हैं, apart from being a new president, he also is a businessman. He knows how to make deals. So he is trying to disturb the whole equilibrium right now in order to work out new deals which he hopes would be better for the American people, especially for his constituents. पार्थ साजिद, एक बहुत दिलचस्प बात जो कही जा रही है, पता नहीं आप कितना सहमत होंगे इस बात से, क्योंकि कारोबारी होने का जिक्र किया शशांक जी ने यहाँ पर कि दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ये जानते हैं कि जितना वो करने की कोशिश करें, दरअसल वो खुद भी उतना नहीं चाहते। जैसे कि किसी अगर इमिग्रेंट्स की भी बात कह लें अगर, तो वो 120% तक जा रहे हैं, ताकि अगर 20-30 घट के 90 और 100 के आसपास उन्हें फिर भी मिल जाए। यानी कि इस तरह से वो अपनी बातों को अतिशयोक्ति करके बढ़ा चढ़ा के सामने रख रहे हैं कि एक बिजनेसमैन के तौर पर जब घट के भी सामने आएगा तो उनकी मर्जी के मुताबिक हो जाएगा। भारत के नजरिए से अगर देखा जाए, एक तो ये सवाल मेरा यह रहा, दूसरा सवाल ये था कि भारत ने अभी तक जो भी ये ट्रैवल बैन्स हैं इसको लेकर बहुत कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है। जो विमेंस मार्च था भारत में, उसका भी कोई खास रिफ्लेक्शन नजर नहीं आया है। ऐसे में ये पता नहीं चल रहा है कि भारत असल में प्रतिक्रिया किस तरह से दे रहा है इन नीतियों पर। देखिए, हम ये नहीं पसंद करते हैं कि कोई विदेशी देश हमारे अंदरूनी मामलों में दखल दे, तो हमारी ये नीति रही है दूसरों के अंदरूनी मामलों में हम दखल नहीं देते। हमें क्या लेना देना कि अमेरिका में क्या हो रहा है। चुने हुए एक सरकार है, चाहे वो लिबरल है कंजर्वेटिव है, वो अमेरिका के नागरिक उसे तय करें। लेकिन एक बात हमें समझना चाहिए कि ये ऐसी सोचे समझे नहीं कर रहे हैं जैसे मैक्सिको कह दिया मैं दीवार बनाऊंगा, अगर दीवार, और फिर कहा कि ये खुला व्यापार संधि नहीं रह सकता। अब कहते हैं कि खुला व्यापार संधि तो रहेगा, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि कोई अमेरिकी उद्योगपति हमारे देश को छोड़कर मेक्सिको जाए वहां उद्योग बना के लिए। और मान गए हैं अमेरिकन उद्योगपति, जो वहां जाने वाले थे अब रुक गए हैं। तो इनकी एक देयर इज अ मेथड इन द मैडनेस जैसे कहते हैं। एंड ये सोचना कि, और दूसरी बात ये, रूस के बारे में उन्होंने कहा मैं अच्छे संबंध चाहता हूं। अब उनके जो भारतीय मूल के राजदूत हैं निकी हेली न्यूयॉर्क में, उन्होंने रूस का खंडन किया यूक्रेन के बारे में। लेकिन मकसद क्या है ट्रंप का, ये कि जरूर यूक्रेन पर आलोचना करें, लेकिन क्राइमिया जो रशिया चाहता है उसके बारे में कुछ जिक्र ना करें। तो सोच समझ के कर रहे हैं, और मैं समझता हूं भारत के राष्ट्र हित में है, ठीक है, कि अमेरिका और रूस के बीच संबंध अच्छे बने, ठीक है, ताकि चीन पर रूस ज्यादा बिल्कुल निर्भर ना रहे। जी हाँ, समय हमें मेरे पास देखना नहीं है, चाहिए पास हमारे राष्ट्रीय हित में क्या है, हमें क्या लेना देना अमेरिका से। बिल्कुल, समय मेरे पास कम है। मनोज जोशी, बताइए, भारत की जो विदेश नीति है उसके जो पहलू हैं कई, उसमें महत्वपूर्ण ये भी है कि जो मानवीय मूल्य हैं और सिद्धांत हैं, जो ह्यूमन वैल्यूज और प्रिंसिपल्स हैं, उस पर बुनियाद है भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है। क्या हम वाकई ये मान सकते हैं कि अमेरिका का अंदरूनी मामला है, क्योंकि कोई भी मामला अमेरिका का शायद सिर्फ अमेरिका का नहीं होता बल्कि पूरी दुनिया पर असर पड़ता है, क्या भारत खामोश रह सकता है? देखिए, ये तो अमेरिका ने ही सिद्धांत सामने रखा था। जो अमेरिका ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट हर साल निकालता है और देशों में जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है उनकी आलोचना करता है। तो मैं नहीं समझता हूं कि यूनाइटेड नेशंस जब से बना है तब से कोई ये कह सकता है कि कोई मामला जो है वो केवल अंदरूनी मामला है। हस्तक्षेप जो है, हस्तक्षेप अलग अलग किस्म के होते हैं। ये जरूर है कि जो सॉवरेनिटी होती है हर मुल्क की, वो कायम रहनी चाहिए। पर जब से यूनाइटेड नेशंस बना है, जब से यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स सामने आया है और कई ऐसे कानून सामने आए हैं, तो हर मुल्क का, हर इलाके का कानून जो है उसके ऊपर इंटरनेशनल लॉ का भी असर पड़ा है। तो मैं नहीं समझता हूं कि पर ये तो जो है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं जी। पर दूसरी तरफ से हमको ये भी देखना चाहिए कि अमेरिका जैसा जो एक विश्व की इकलौती महाशक्ति है, जो वहां होता है उसका असर और जगह पड़ता है। बिल्कुल।
तो ये जरूर जो है चाहे भारत हो चाहे कोई और मुल्क हो, उसको ये देखना होता है, उसको अपने हित के लिए देखना होता है कि अमेरिका में क्या हो रहा है, बिल्कुल वहां की नीतियां जो है वो किस तरह क्या मोड़ ले बहुत रही बहुत हैं। शुक्रिया। मेरे पास समय बिल्कुल समाप्त हो उसमें चुका है। जिस हमारा- तरह शशांक जी ने ये कहा कि चाहे माने या न माने, वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो बदल रहा है। दरअसल भारत को ये देखना है कि इस बदलते हुए ऑर्डर में आखिर भारत की जगह क्या होगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।